दुनिया में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जब समाज बढ़ता है और देश पर खतरा आ जाता है। इसी खतरे को नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत तक और सीएम योगी तक समझा रहे हैं। इसलिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू समाज ही भारत की ताकत है। सुनिए मोहन भागवत को, फिर बताऊंगा भागवत के बयान पर ओवैसी कैसे भड़क गए। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। मोहन भागवत हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इसमें भी मुस्लिम विरोधी चीजें दिखती। मोहन भागवत के बयान का विरोध करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे खुद असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम एकता का झंडा उठाए फिरते हैं। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। अचानक आज असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को खतरा नहीं है ये बोलने लग गए। यानी कोई हिंदू एकता की बात करे तो ओवैसी को परेशानी होती है, लेकिन वो खुद मुस्लिम एकता के नाम पर वोट मांगते हैं तब कुछ नहीं। कभी वो 3 तलाक पर मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहते हैं, कभी सीए एनआरसी के विरोध में मुसलमानों को साथ आने की बात करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में मुस्लिम समाज को जगाने की बात करते हैं। और अगर कोई मुस्लिम संगठन प्रधानमंत्री मोदी के किसी कदम की तारीफ करने लगे तो उन्हें भर भर कर कोसने भी लगते हैं। एक बार सुनिए, वक्फ बिल पर जो मुस्लिम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं उन्हें भी असदुद्दीन ओवैसी कैसे भड़का रहे हैं। होश में आओ मुसलमानों, जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की खबरों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। असदुद्दीन ओवैसी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हिंदू एकता की बात करने का यह मतलब नहीं कि वो एंटी मुस्लिम हो जाए। आप योगी आदित्यनाथ के आज के ही बयान को देख लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी मत और मजहब के इष्ट के बारे में विवादित बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी मजहब के। भाई अगर मुसलमान विरोधी होते तो ऐसा थोड़ी कह रहे होते। इसलिए हिंदू एकता की बात करना मुसलमान, सिख, ईसाई का विरोधी होना थोड़ी है। सीएम योगी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। यूपी सरकार पर्व और त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें यह तो नहीं कहा कि हिंदू का जो मना है वो करे, वो किसी को भी गाली दे सकता है, ऐसा तो नहीं बोला। जब लाउड स्पीकर हटे तो आपको हमने खबर दिखाई थी कि मंदिरों से भी हटे, मस्जिदों से भी हटे। इसलिए हिंदू एकता की बात किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदू चूंकि बहुसंख्यक है, अगर देश का सबसे बड़ा समाज ही टूट गया, बिखर गया जाति के नाम पर, तो फिर देश के लिए संकट है। और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि संत समाज भी इस बात को समझ रहा है कि हिंदू एकता अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रह सकती। और इसमें बाबा बागेश्वर तक हिंदू एकता के लिए हिंदू जोड़ो पदयात्रा करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर 21 नवंबर से 31 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे और इस दौरान वो 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से मिलेंगे, हिंदू एकता का संदेश देंगे। एक बार सुनिए कैसे बाबा बागेश्वर इन दोनों हिंदू एकता को लेकर एकदम फायर मोड में है। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है। हमको ना तो नेता बनना है ना तुमसे वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कश्मीर के पंडितों की तरह प्रदेश छोड़कर ना भागें। तुम्हारे मंदिरों में जैसे अभी तुमने मछली का तेल का प्रसाद लगवा दिया भगवान को, आने वाले समय में ना लगे।
हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारी बहन बेटी अगर सड़क से निकले तो उसके 30 टुकड़े ना हो गए। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल इतना चाहिए कि पालघर के संतों को जितनी निर्दयता के साथ पीटा गया था, इन महात्माओं को कोई उंगली ना उठा पाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारे राम के राष्ट्र में राम के होने का कोई सबूत ना मांगे। यानी आप खुद देखिए, योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी से लेकर मोहन भागवत से लेकर बाबा बागेश्वर तक सब हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जाति में मत टूटो, मत बटो, जातिवाद पीछे छोड़ो, हिंदू हो ये अपनी पहचान रखो और इस देश को अपनी पहचान बनाओ, और ये सारे धर्मों को करना होगा। आज इस देश में अगर हिंदू एकता की बात जोर शोर से हो रही है और अगर हिंदू एकता की जरूरत समझी जा रही है, तो ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी का राज है। नहीं तो किसी और का राज होता तो हिंदू एकता की बात भी शायद ना हो पाती, क्योंकि फर्जी सेक्युलरिज्म ने हिंदू आस्था और सनातन के गौरव को दबा रखा था। नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा काम किया कि इस फर्जी सेक्युलरिज्म को साइड लगाया, क्योंकि वहां तो मुंह से हिंदू बोलने का मतलब यह था कि अरे कम्युनल हो गए तुम। नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह बदला कि लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हिंदू की भी बात की जा सकती, सनातन के गौरव को वापस लौटाकर लेकर आए। और नरेंद्र मोदी ये काम तब से कर रहे हैं जब से वो पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे थे। आज पीएम मोदी को संवैधानिक पद पर बैठे हुए 23 साल हो गए, 23 इयर्स। और आज से ठीक 23 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। तब का दिन है और आज का दिन है। नरेंद्र मोदी लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना कोई छुट्टी लिए पूरे जी जान से 23 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। यह 7 अक्टूबर 2001 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम पद की शपथ ले रहे थे। तब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आज का दिन ऐसा होगा, ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और तीसरी बार बन जाएंगे। अच्छा, उस वक्त नरेंद्र मोदी सिर्फ 51 साल के थे और बिना विधायक बने ही वो गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने थे। आज वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए और नेहरू के बाद पहले ऐसे पीएम बने हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार सीएम पद की शपथ ली, अपने शपथ के बाद उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए थे। शपथ लेने के बाद वो पोडियम से उतरे और ओपन जीप में भीड़ के बीच से होते हुए गए। ये उस वक्त की तस्वीर देखिए। तब से नरेंद्र मोदी का नारा भारत माता की जय ही रहा है और लोगों के बीच जाकर कनेक्ट करने का उनका प्रयास रहा है। लोग आज इस बात की बड़ी चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी टेक सेवी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। अरे ये सब नरेंद्र मोदी आज से नहीं कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, जब किसी का ध्यान भी उस तरफ नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार सीएम ऑफिस गए तो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात की थी। तब 2001 का बता रहा हूं आपको। सीएम टॉक्स टू कलेक्टर्स ऑन वीडियो फोन्स। मोदी उस समय एक दिन में 10-10 कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात किया करते थे और जमीनी हालात का जायजा लेते थे। तो जिनको आज लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आज ये सब कर रहे हैं, अरे बॉस, वो तब से कर रहा है जब कोई सोच नहीं रहा था। आज से 23 साल पहले तकनीक का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी करते थे, जब इस तरह की तकनीक की चर्चा आज जैसी आम बात नहीं थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय गुजरात भूकंप की तबाही से जूझ रहा था। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था जिससे कच्छ और भुज पूरी तरह से तबाह हो गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भूकंप प्रभावित कच्छ में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने कैसे युद्ध स्तर पर काम किया आपको सुनना चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं होगा। लोगों को लगता है नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम बन गए और सीधा ऐसे पैराशूट से लैंडिंग हुई होगी या कुछ ऐसा प्रयास हुआ होगा। अरे बॉस, 23 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी ने कच्छ के लिए डिटेल प्लानिंग की। वो कच्छ जो बर्बाद हो चुका था, कच्छ को नए सिरे से बसाने का विजन दिया। नरेंद्र मोदी ने कच्छ के कई गांवों का दौरा किया, भूकंप प्रभावित लोगों से बात की, परेशानियां समझी। नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर का मंत्र दिया, उसी हिसाब से सरकारी मशीनरी डिप्लॉय की और बतौर सीएम पहली दिवाली कच्छ के लोगों के साथ मनाई। यह है नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका। उस वक्त भी लोगों को जोड़ लिया और उस समाज के जुड़ने का नतीजा था कि कच्छ खड़ा हो पाया। तो आज जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हिंदू बटो मत, वो अपने लंबे अनुभव के बाद कह रहे हैं। उनको पता है कि अगर समाज एकजुट होता है, देश एकजुट होता है, तो क्या असंभव को भी संभव करके दिखाया सकता है।
भूकंप से तबाह कच्छ को फिर से खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। कच्छ के लोगों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की, जिससे वहां के लोगों को भरोसा हुआ कि संकट का यह समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि सरकार साथ खड़ी है। यह उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया उन्होंने। नरेंद्र मोदी हर विभाग से प्रेजेंटेशन मंगवाते थे, विभाग के मंत्री और सचिव प्रेजेंटेशन देते थे, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर चर्चा करते थे। पहले 100 दिनों के लिए रोड मैप तैयार किया, अधिकारियों में सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप की कि नहीं करना है, टाल देने से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय की, जिसके बाद अधिकारी खुद नए आइडियाज लेकर आने लगे। उनको समझ में आ गया कि यह आदमी पहले के मुख्यमंत्रियों की तरह या नेताओं की तरह नहीं है कि जो सर आगे देखते हैं करते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे से काम शुरू कर देते थे और अधिकारियों के साथ बैठकें करते थे। तब कुछ अधिकारी बैठक से बचने के लिए पिछले दरवाजे से निकल जाते थे, लेकिन बाद में वो बैकडोर भी बंद कर दिया गया। यानी काम को लेकर नो नॉनसेंस एटीट्यूड नरेंद्र मोदी का आज से नहीं 23 साल पहले से, और उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी आज भी काम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सरकारी कामकाज के तरीके को बदला और उसके बाद अपना विजन कैसे लागू करना शुरू किया, उसका एक और उदाहरण उस समय गुजरात में पानी की समस्या का एक बड़ा मुद्दा, उसको भी नरेंद्र मोदी ने दूर करके दिखाया। पानी की समस्या दूर करने के लिए कई योजनाएं बनाई। नर्मदा के पानी को साबरमती नदी तक लाने की प्लानिंग की। उस समय साबरमती नदी लगभग सूख चुकी थी। पानी समस्या को दूर करने के लिए SAUNI यानी सौनी योजना शुरू की, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। इसके तहत गुजरात में 1203 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई। 6.5 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ। करीब 80 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलने लगा। 80 लाख लोगों को पीने का पानी दिया नरेंद्र मोदी ने उस जमाने में। मोदी के साथ गुजरात सरकार में मंत्री रहे पुरुषोत्तम रूपाला ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि मोदी के सीएम बनने पर कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। लेकिन तभी सीएम दफ्तर से फोन आ गया, जिसमें कहा गया कि शाम 5 बजे साबरमती के किनारे सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। इसी मीटिंग में गुजरात के जल संकट को दूर करने का रोड मैप तैयार हुआ था। मतलब नरेंद्र मोदी डे 1 से काम में लग गए। ये हैं नरेंद्र मोदी, 23 साल पहले भी, 23 साल बाद भी। हेड ऑफ गवर्नमेंट रहते हुए 23 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आज ट्वीट भी किया। पीएम मोदी ने लिखा कि बधाई देने वाले सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। 7 अक्टूबर 2001 का दिन था जब गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। यह हमारी पार्टी की महानता है कि एक छोटे कार्यकर्ता को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी। अपने लंबे करियर में पीएम मोदी बहुत सारी भूमिका निभा चुके हैं। 74 साल की उम्र में भी वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं।